नमस्कार, मैं हूं पूजा खविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी से समस्याओं से जुड़े जो भी कानूनी पहलू होते हैं उस पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़े नियमों की जानकारी देंगे, साथ में इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। इसमें पेंशन और प्रोविडेंट फंड शामिल है। पेंशन एक निधि या कोष है जिसमें किसी कर्मचारी के रोजगार के वर्षों के दौरान पैसा जोड़ा जाता है और जिससे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद पैसा निकालकर कर्मचारी को मासिक भुगतान किया जाता है। सेवानिवृत्ति योजना द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि लोगों के पास इज्जत और सुविधा से जीवन जीने और अपनी उम्र के बढ़ते वर्षों में अपना जीवन स्तर किसी समझौते के बिना अच्छा बनाए रखने में कोई परेशानी ना हो। पेंशन योजना से लोगों को निवेश करने और अपनी बचत संचित करने का अवसर भी मिलता है। ये सेवानिवृत्ति के समय वार्षिक योजना के रूप में एक नियमित आय के तौर पर उन्हें एकमुश्त राशि देता है। साथ में कर्मचारियों को मेडिकल बेनिफिट और बीमा सुविधाएं भी मिलती है। इन सुविधाओं के बारे में आज हम जानकारी आपको देंगे। रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता रोहन तवानी जी। रोहन जी आपको इस विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा जो फोन नंबर है वो आपको बता दें 7065013841। इसके अलावा 8377009636। जो भी सवाल है आप जुड़ सकते हैं। पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े जो भी कानून है उसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका आज के कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी कि पेंशन के अधिकार क्या हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए, पेंशन जैसा आपने बोला एक वर्किंग पर्सन के लिए उसका एक राइट होता है कि जवानी में आप काम करते हैं और आपके तनख्वाह में से कुछ छोटा सा अमाउंट कट के हर महीने पेंशन फंड में इन्वेस्ट होता है और आपको रिटायरमेंट के बाद इसका लाभ मिलता है और इसे एक सोशल सिक्योरिटी की तरह माना जा सकता है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये राइट टू प्रॉपर्टी भी माना जाता है। एंड इसका पर्पस इतना है कि आदमी की ओल्ड एज में उसको कुछ सहारा रहे और वो क्योंकि काम नहीं कर सकता इसीलिए वो लाचार न रहे। इसके लिए अलग अलग तरीके की स्कीम्स बनी हैं और इसमें एक तो मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें कनेक्टेड है, जैसे प्रोविडेंट फंड स्कीम है। प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम बना है। उसके बाद में एक नेशनल पेंशन स्कीम आई है जो PFRDA एडमिनिस्टर करती है। उसके साथ भी कुछ एसोसिएटेड बेनिफिट्स हैं। तो ये अलग अलग इस प्रकार के स्कीम्स बनाए गए हैं, बट सबका पर्पस वही है, ओल्ड एज में सहारा। बिल्कुल। और रोहन जी, पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट या फिर PFRDA है क्या, इसके बारे में भी हम जानकारी चाहेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेंशन स्कीम ऑफिशियली दो टाइप के थे। एक तो प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम है जो 1995 में आया था जी। ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इसको एडमिनिस्टर करता है। और दूसरी स्कीम बाद में बनी थी जो कहते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम। और नेशनल पेंशन सिस्टम PFRDA अथॉरिटी जो है वो एडमिनिस्टर करती है। फर्क ये है कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम केवल उन लोगों के लिए है जो प्रोविडेंट फंड के मेंबर्स हैं और किसी के लिए नहीं है। सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोविडेंट फंड में कवर होती है उसके लिए। नेशनल पेंशन सिस्टम इससे काफी वाइड है और इसमें कोई भी नागरिक सदस्य बन सकता है। कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम पे आप जितना इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग अथॉरिटी से होती है जो PFRDA अथॉरिटी। तो PFRDA का ये पर्पस है जिसको हुए अराउंड 8-10 साल हुए हैं इसको सेटअप किए गए जी। इसके अलावा अगर हम बात करें सिविल कोर्ट को क्या पेंशन या इस तरह के दावों का संज्ञान लेने का अधिकार भी होता है, और अगर नहीं तो फिर पेंशन या फिर अगर हम PF से जुड़ी शिकायतों की बात करें तो कानूनी तौर पर इसका निवारण कहां पर हो सकता है। तो ये सारे स्पेशल स्कीम्स हैं और दीज आर स्पेशलाइज्ड एक्ट जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है और PFRDA एक्ट है। तो इनमें सिविल कोर्ट का कोई एप्लीकेशन नहीं। और दोनों एक्ट्स में चाहे वो प्रोविडेंट फंड के अंदर पेंशन स्कीम हो या PFRDA में, इनमें अलग अलग तरीके की रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाए गए हैं। अगर कोई वायलेशन है या कोई
कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर है वो नहीं दे रहा है या किसी ने घोटाला किया, तो इसमें पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन, इंटरेस्ट के प्रोविजंस है, अपीलेट ट्राइब्यूनल भी इसमें नियुक्त किए गए हैं, तो इसकी अलग स्कीम है। इससे सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन जनरली नहीं बनता है। इसके अलावा रोहन जी, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है उसकी शुरुआत तो हमें पता है 1952 में हो गई थी और तब से लेकर अब तक एक भरोसेमंद स्कीम भी ये बनी रही है, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारी इस स्कीम में पैसा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलता है। इसके बारे में हम चाहते हैं कि आप बताएं कि कर्मचारियों को कितना योगदान इसमें करना पड़ता है। अगर कोई भी संस्थान एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की सुविधा अगर नहीं देता तो फिर क्या किया जाए? तो एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन होती है, अगर आप जैसे 100 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से 12 रुपए एम्प्लॉयर की तरफ से जाते हैं और 12% और उतना इक्वल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की तरफ से जाता है। प्रोविडेंट फंड और पेंशन में डिफरेंस ये है कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट आपका अपना अकाउंट होता है, आप जितना कंट्रीब्यूट करते हैं रिटायरमेंट के बाद आपको अपने अकाउंट के पैसे मिलते हैं जी। और ये अनिवार्य है हर एक एम्प्लॉयर के ऊपर जो पीएफ स्कीम में कवर्ड है उसको कंट्रीब्यूट करना ही करना है, और अगर नहीं करते हैं तो सरकारी डिपार्टमेंट उनसे विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी उसको रिकवर कर सकता है। इसके प्रोविजन बने हुए हैं और उसमें अथॉरिटीज भी हैं, प्रोविडेंट फंड एफिलिएट ट्राइब्यूनल भी है जहाँ पे जाके जो जिसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है वो जहाँ से वहां जाके अपना रिड्रेसल ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा पीएफ खाता खोलने पर क्या मुफ्त बीमा की भी सुविधा होती है और कितने का ये बीमा होता है, क्या शर्तें हैं इसमें और कब इसको जो हम इनकैश कर सकते हैं? तो बीमा प्रोविडेंट फंड एक्ट में एक अमेंडमेंट आई थी, उसमें ये इंक्लूड किया गया है, जिसे हम एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम कहते हैं। ये एक जीवन बीमा है, नॉट ऑर्डिनरी इंश्योरेंस, इट इज लाइफ इंश्योरेंस। तो इसका बेनिफिट तभी मिलता है जब प्रोविडेंट फंड का जो मेंबर है उसकी डेथ होती है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि ये सिर्फ उनके लिए है जो प्रोविडेंट फंड के मेंबर हैं। एट द टाइम ऑफ डेथ उनको प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना होना जरूरी होता है, एग्जिस्टिंग मेंबर होने चाहिए। इसका जहाँ तक मेरे को जानकारी है मिनिमम बेनिफिट 2.5 लाख का मिलता है और ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 लाख का मिलता है। डिपेंड करता है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसकी सैलरी कितनी थी और कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी थी। और उसमें जहाँ तक फैमिली का सवाल है जिसको मिल सकता है, स्पाउस को तो मिल ही सकता है, और जहाँ तक बच्चों का सवाल है ये उनको लड़कों को मिलता है जब तक उनकी 18 साल की उम्र न हो जाती है या उनको जब वो काम करते खुद कमाने नहीं लगते हैं, और सिमिलरली डॉटर के लिए भी जब तक उसकी शादी नहीं होती। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर ये जीवन बीमा है, अगर कोई भी फैमिली का सदस्य उनके ऊपर ये आरोप है कि आपने जिसकी मृत्यु हुई है उसकी हत्या करी है, उसकी हत्या करने में आप शामिल हुए थे, तब आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बड़ी अहम जानकारी आपकी तरफ से रोहन जी मिल रही है। और भी बहुत सारे सवाल हैं, रिटायरमेंट के बाद क्या कुछ रायतें मिलती हैं, इसको लेकर भी लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़े सवाल का। खास मेहमान हमारे साथ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं रोहन जी। रोहन जी, अब आपसे हम जानना चाहेंगे रिटायरमेंट के बाद टैक्स की जो रियायतें होती हैं वो क्या होती हैं और निवेश में इन रियायतों को कितना हम समझ सकते हैं? जहाँ तक प्रोविडेंट फंड का सवाल है जनरली वो एग्जेम्प्टेड ही रहता है, चाहे वो निवेश के टाइम हो या रिटायरमेंट के टाइम पे जो आप विड्रॉ करते हैं। इसमें जनरली एक एक्सेप्शन है कि जब आपने कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया है तो विद इन द फर्स्ट 5 ईयर्स 5 साल के अंदर अगर आप कोई विड्रॉल करते हैं तो उस पर टैक्स लगा जा सकता है। और ऑल्सो 1.5 लाख से 1.5 लाख आप उसमें टैक्स एग्जेम्पशन भी मांग सकते हैं निवेश के टाइम पे। और जहाँ तक पेंशन फंड का सवाल है उसमें फिर से निवेश के टाइम 1.5 लाख का एग्जेम्पशन आप मांग सकते हैं साल में फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट। लेकिन जब विड्रॉल का टाइम आता है लेकिन उसमें पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होता है, टैक्स फ्री होता है, बाकी के ऊपर इनकम टैक्स 10% से करेगा। बिल्कुल। अगर हम इसके अलावा बात करें कि जो पारिवारिक पेंशन होती है उसके भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, वो क्या होते हैं? पेंशन के भी नियम कायदे होते हैं कि जैसे अगर किसी की मृत्यु हुई, उसके कोई जीवित पति या पत्नी हो, उनको पारिवारिक पेंशन मिल सकता है जब तक उनकी दोबारा शादी नहीं होती। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए सीसीएस पेंशन रूल्स में जो प्रोविजन है कि बेटे को 25 साल की उम्र तक मिलेगा या जब तक उसकी शादी नहीं होती या जब वो खुद कमाना स्टार्ट न करते।
जो अविवाहित बेटियां हैं या जो विधवा हैं उनको मिलेगा जब तक उनकी दोबारा शादी नहीं होती या खुद कमाना स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर कोई विकलांग बच्चा है तो उसको फॉर लाइफ मिल सकता है। वैसे अगर कोई विकलांग भाई बहन है उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। अगर कोई बीवी बच्चा ना हो और माता पिता हैं उनको भी मिल सकता है अगर कोई बीवी बच्चा ना हो। और इसमें फिर से वही प्रोविजन आता है कि अगर आपको आपके ऊपर आरोप है कि आपने मृतक की हत्या करी है या उनकी डेथ में कोई पार्टिसिपेट किया तब उनको नहीं मिल सकता। चलिए, ये तो थे कि कब उनको नहीं मिल सकता। अगर हम पेंशन कानूनों में बदलाव के बाद की बात करें तो पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट या फिर इसके पास ज्यादा अधिकार होंगे। आम लोगों को रिटायरमेंट के वक्त उनके फंड विड्रॉल करने में पहले से किस तरीके की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अब मिल पाती है? देखिए, जहां तक मुझे पता है प्रपोज हैं अमेंडमेंट्स, लेकिन वो अभी तक शायद आए नहीं है। इस साल में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने थे बिल्स, लेकिन वो हुए नहीं। शायद विंटर सेशन में होंगे और फाइनली वो कौन से फॉर्म में आएंगे वो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, प्रपोजल तो है कि इसको और फ्लेक्सिबल किया जाए, इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट में थोड़ी ईज हो। दीज आर देयर, लेकिन जब तक फाइनल बिल पास नहीं होता उसका थोड़ा कहना मुश्किल हो जाता है कि किस फॉर्म में आएगा। और एक बड़ा जो सवाल है वो ये भी रहता है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को पेंशन दी जाती है। हालांकि अगर फैमिली पेंशन पाने के हकदार शख्स पर कर्मी की हत्या का आरोप है, जैसे आपने कहा, तो उस अपराध में शामिल होने का आरोप लगाया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? इसको लेकर भी जरा एक डाउट रह गया था। तो आज तक जनरल रूल तो यही था कि अगर किसी के ऊपर ऐसा आरोप है तो फैमिली पेंशन उनको नहीं मिलेगा, और अगर किसी क्रिमिनल कोर्ट ने उनको फाइनली बरी कर दिया, क्विट कर दिया, तब उस टाइम से मिलेगा। लेकिन अभी हाल में कुछ महीने पहले एक चेंज ये आया है कि अगर एक सदस्य के ऊपर आरोप है तो उनको भले ना मिले, लेकिन परिवार में अगर और कोई है जो योग्य है तो उनको दिया जा सकता है। और अगर जिसके ऊपर आरोप है उनको बाद में बली कर दिया तब फिर उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन है। किसी सरकारी अधिकारी ने अगर कोई कदाचार किया है और सेवानिवृत्त होता है तो उसे उस कदाचार की तारीख के 4 वर्ष के बाद तक की क्या विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है? और इसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे। कई बार होता भी है कि आदमी रिटायर कर जाए, उसके बाद कोई कदाचार या मिसकंडक्ट जिसे कहते हैं वो सामने आता है, तो इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि रिटायरमेंट हो गई आपको कोई इसका पेनल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम ये भी है कि इंडेफिनिट नहीं हो सकता कि आज रिटायर हो गया 10 साल बाद कोई मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। तो इसीलिए जो पेंशन रूल्स हैं उसमें ये लिखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद भी कानूनी विभाग आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, लेकिन जो मिसकॉन्डक्ट है वो जिस डेट पे प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई उसके विदिन 4 साल होने चाहिए। तो ये दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए। और केंद्र सरकार सेवानिवृत्ति के बाद 1 वर्ष के लिए किसी भी व्यावसायिक रोजगार करने से जो पेंशन भोगी उसको प्रतिबंधित करती है। अगर ऐसे में व्यक्ति रोजगार करता है तो क्या पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट बाधित होंगे उसके या फिर मिलते रहेंगे उसको? ऐसा है कि जहां तक मुझे पता है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये केवल अभी तक उनके ऊपर लागू हुआ है जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विसेज में थे, उनके ऊपर ज्यादा ये रिस्ट्रिक्शन है। और रिसेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने भी कहा है कि कूलिंग ऑफ पीरियड को फॉलो करना चाहिए। इसके कई कारण होते हैं और इसके ऊपर ये निर्धारित ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स क्या है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोहिबिट करता है तब वो एक मिसकॉन्डक्ट हो सकता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है तो शायद आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली जहां तक ग्रुप ए एम्प्लॉइज है सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी एम्प्लॉइज के लिए थोड़ा ग्रे एरिया है। बिल्कुल। रोहन तवानी जी, बहुत अहम जानकारी आपकी तरफ से निकलकर सामने आई है रिटायरमेंट को लेकर और उसके बाद जो कुछ भी कानूनी प्रावधान है उसको लेकर आपने अहम जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।